बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। अब मरकजी सरकार ने, रियासती इंतजामिया ने फैसला लिया है PDP सरपरस्त आला महबूबा मुफ्ती को रिहा करने का। कल शाम महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है और इस हवाले से कई लीडरान ने, यहाँ के पॉलिटिकल लीडरान ने उनकी रिहाई का खैर मकदम किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर साबिक़ा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट के जरिए खुशी का इज़हार करते हुए महबूबा मुफ्ती की रिहाई का खैर मकदम किया है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट JA मीर ने भी रिहाई के हवाले से खैर मकदम किया है। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ़ बुखारी और बाकी लीडरान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के अलावा मुख्तलिफ लीडरान ने उनकी रिहाई के हवाले से उनका खैर मकदम किया है। इस हवाले से कई लीडरान ने मीडिया से बात की, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए उनकी रिहाई के हवाले से और ख़ासकर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, आइंदा के लाहे अमल के हवाले से बात की है। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट गुलाम अहमद मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से उनका खैर मकदम किया है। हमने लगातार डिमांड रखी कि महबूबा मुफ्ती जो अकेली लेडी चीफ मिनिस्टर शायद इस जम्मू कश्मीर में शायद हिस्ट्री है, तो उन्हीं के साथ रही है, BJP के साथ ही रही है, और उसको इतना नज़रबंद रखना, इतना ये हिंदुस्तान या भाजपा की कमज़ोरी मानी जाएगी। तो एनी हाउ, जिस तरह से उन्होंने कल उनको रिहा किया, हमने कहा कि ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि आगे जो इक़दाम उठने हैं उसमें महबूबा मुफ्ती का छूट जाना, घर से बाहर आना यहाँ की हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी था। रही बात कि आगे हम स्टेट और स्टेटस की जो बात रखेंगे, कल ही मैंने कहा था कि हम सब लोग मिलजुल कर बैठेंगे, और उसमें महबूबा मुफ्ती की एब्सेंस खलती थी, वो अब रिहा हो गई। थोड़ा सा उसको सांस लेने दीजिए, कुछ दिन के बाद में इनिशिएटिव लिया जाएगा और सारी लाइक माइंडेड पार्टीज बैठेंगे। पोस्ट अगस्त 5/19 के जो डिसीजंस है उनको लेकर थर्ड ईयर डिस्कशन किया जाएगा, और फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन हम सब लोग जो कॉमन रास्ता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। इधर PDP लीडरान ने भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से उनका खैर मकदम किया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा और पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यासीन भट्ट ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से खैर मकदम किया है और पार्टी के लाहे अमल के हवाले से बात की, और साथ ही उनका ये कहना है कि मरकज़ी सरकार से गुजारिश की कि आइंदा यहाँ जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से या पार्टी के मामलात के हवाले से लोगों तक बात पहुँचाने के हवाले से अब मरकज़ की मुदाखलत नहीं रहनी चाहिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में। इस हवाले से लीडरान ने बात की, हम आपकी नज़र करते हैं। कहूँगा कि कल ही हमारी लीडर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा जी को रिहा किया गया, और आज हम सिर्फ और सिर्फ मुबारक देने के लिए आए थे। देर आए दुरुस्त आए। हम पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि 14 महीने के बाद इनको रिहा किया गया, और वो भी कोई हिंदुस्तानी सरकार की कोई मिन्नत नहीं है, कोई ये नहीं है, सिर्फ इस वजह से इनको रिहा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था 15 तारीख को, यानी कल उसकी तारीख थी, और उस जो इनको एम्ब्रेसमेंट पिछली बार हुई वहाँ इन्होंने ये चाहा कि आज फिर एम्ब्रेसमेंट नहीं हो जाए, तो इन्होंने कल ही उनको रिहा कर दिया। गुपकार डिक्लेरेशन के हम पाबंद हैं, हम सिग्नेटरीज हैं उसके, हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने उस पर दस्तखत किया है, हम पाबंद है डिक्लेरेशन, गुपकार डिक्लेरेशन के। मैं मरकजी व रियासत सरकार का शुक्रिया करता हूँ कि पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा की जो कल रिहाई का आर्डर सादिर हो गए, तो लोगों में इंशाल्लाह ज़बरदस्त खुशी है। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा। अगर कोविड की आज प्रॉब्लम नहीं होती तो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बाकायदे तौर पर आज जल से जश्न का पैगाम होता है। तो हम पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा बाकायदा तौर पर कल PSC के आर्डर्स उसको ख़त्म हो गया, वो कल रिलीज़ हो गई। अब हमें बिला खलल बगैर मुदाखलत अपने रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने की मौका मिलेगा। हम पूरी उम्मीद है कि आप कोई मुदाखलत नहीं होगी, आप हमें बात करने और आप हमें अपने रियासती जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने में मरकज़ी व रियासती सरकार की तरफ से कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। इधर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर रफ़ी अहमद मीर ने भी महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए उनका खैर मकदम किया है।
یہ بہت ہی خوش آئند قدم ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ جس دن سے ہم نے پارٹی کا وجود عمل میں لایا، ہم اس دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی پارٹی کے لیڈرز جتنے بھی بند ہیں ان کو رہا کیا جانا چاہیے، تاکہ ایک سیاسی ایکٹیویٹی شروع ہو اور ایک سیاسی ماحول بنے۔ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ بند ہیں جیلوں میں، ریاست میں یا ریاست سے باہر، ان کا بھی رہا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی وہاں مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور ہر فرد کو، ہر پارٹی کو، ہر لیڈر کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے منشور کے مطابق، پروگرام کے مطابق لوگوں تک پہنچے اور اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے، تاکہ ایک سیاسی ماحول پیدا ہو اور گٹھن جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، ایلینیشن جو لوگ محسوس کر رہے ہیں، وہ دور ہو، اور وہ ایلینیشن ختم ہونے کے لیے یہ بڑا اچھا قدم تھا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری سینئر لیڈر علی محمد ساگر نے بھی گلستان نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی کی رہائی کے حوالے سے ان کا خیر مقدم کیا ہے اور سرکار کے اس فیصلے کی سراہنا کی کہ کافی ٹائم سے نیشنل کانفرنس کے لیڈران فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ ان کی رہائی کے حوالے سے مطالبہ کر رہے تھے، اور گپکار ڈکلیریشن کے حوالے سے، آئندہ لاہعمل کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ ہم آپ کی نظر کرتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے قائد جناب ڈاکٹر صاحب نے، عمر صاحب نے بھی بار بار کہا اپنی تقریروں میں اور اپنے اسٹیٹمنٹس میں کہ محبوبہ مفتی بھی جو ایک سابقہ پرائم منسٹر، چیف منسٹر رہی ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ دیر از نو ریزن ٹو کیپ ہر بہائنڈ بارز یا ہاؤس اریسٹ میں جو رکھا تھا اس کو، تو اس میں نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ بڑا کلیئر اس میں اپنا اسٹینڈ رکھا، اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہی کہ یہ غلط بات ہے، اس سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، آپ ایک خاتون کو رکھتے ہو بند، اسے ہیومن رائٹس وائلیشن بھی ہوتی ہے، اس سے باقی چیزیں، لہذا دیر آیت درست آیت، اب انہوں نے سمجھ آ گیا تو انہوں نے اس کو رہا کیا۔ کل نیشنل کانفرنس نے ویلکم کیا اور امید کرے گی کہ باقی قیدیوں کو بھی چھوڑیں گے، جو باقی بند لوگ ہیں باہر کے جیلوں میں، ریاست سے باہر کے جیلوں میں۔ ایک واتاورن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جو نظر بند لوگ ہیں ان کو چھوڑا جائے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے ایک میٹنگ لی تھی جس میں محبوبہ جی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، پھر ایک دفعہ ملے ہیں، باقی جو ہیں اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور یہ تو ضروری ہے کہ گپکار ڈکلیریشن کی نیشنل کانفرنس تعویذ کرتی ہے ہر جہاں جگہ جلسوں میں، میٹنگوں میں، وہ ایک ضروری چیز ہے۔ ایک سچویشن بنی 4 اگست 2019 کو، تو اس کے بعد جو ہوا تو وہ سب پہ آیا ہے، لہذا نیشنل کانفرنس چاہتی ہے کہ گپکار ڈکلیریشن کو جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی صدارت میں، اس کی قیادت، اس کی لیڈرشپ میں جو باقی پارٹیوں نے اس کو سپورٹ کیا، سارے پارٹیوں نے، ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھی شروعات ہے، تو اس سلسلے میں آئندہ لائعمل اپنایا جائے گا۔ جو اس میں ضروری کرنا ہوگا ڈاکٹر صاحب بیٹھیں گے، دوسرے جو لیڈر ہیں باقی جماعتوں کے، ان سے بات کریں گے، اور جو اس میں مزید کرنا ہوگا عام لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم ہر کسی طبقے، ہر کسی سیکشن آف پیپل سے بات کریں گے اور ان کی رائے جانیں گے، کیونکہ عوام طاقت کا سر چشمہ ہے، سرداری عوام کا حق ہے، لہذا اسے عوام ہی کو اس میں فیصلہ کرنا ہوگا، اور ڈاکٹر صاحب اس بارے میں وقت آنے پہ جب ضرورت ہوگا تو ان کو بلائیں گے اور بات چیت کریں گے۔ چلیے، مختلف لیڈران نے محبوبہ مفتی کے حوالے سے، ان کی رہائی کے حوالے سے خیر مقدم کیا ہے۔ پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے بھی محبوبہ مفتی کے حوالے سے خیر مقدم کیا ہے۔ اب بات ہو رہی ہے گپکار ڈکلیریشن کے حوالے سے، کیا کچھ ہوگا اب گپکار ڈکلیریشن کے حوالے سے؟ غلام احمد میر کا کہنا ہے کہ اب لائک مینڈیٹ پارٹیز جو ہے گپکار ڈکلیریشن کی، وہ بیٹھیں گی اور بیٹھ کر فیصلہ لیا جائے گا کہ آئندہ لاہعمل کیا ہوگا اور آئندہ گپکار ڈکلیریشن کو کس طرح چلایا جائے گا، کیونکہ اب صرف اگر کس نظر جو ہے وہ مرکوز ہے گپکار ڈکلیریشن کے حوالے سے، لوگوں کی نظر مرکوز ہے، اور جو مرکزی سرکار کہیں نہ کہیں ان کی نظر بھی گپکار ڈکلیریشن پر رہے گی، کیونکہ ابھی تک تو یہی سامنے آ رہا تھا کہ جب تک محبوبہ مفتی باہر نہیں آ سکتی تب تک گپکار ڈکلیریشن کو آگے بڑھانے کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ اب محبوبہ مفتی باہر آ چکی ہے، کیا کچھ گپکار ڈکلیریشن سے حاصل ہو سکتا ہے، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ چلیے،
14 महीनों के बाद महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है। मुख्तलिफ लीडरान ने खैर मकदम किया है, मुख्तलिफ लीडरान ने खुशी का इजहार किया है। क्या कुछ हालात बदल सकते हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, जहां बार बार बात हो रही थी कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ही आइंदा लाहेअमल मुरतब किया जाएगा गुपकार डिक्लेरेशन हवाले से। क्या कुछ होगा, क्योंकि अब महबूबा मुफ्ती को भी रिहा किया गया है। मेरे सीनियर साथी सनम इजाज बराह रास्त मेरे साथ जुड़ी है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। सनम, महबूबा मुफ्ती को रिहा किया गया है, कई लीडरान ने अगरचे खैर मकदम भी किया इस फैसले का, कई लीडरान ने अब उनको नसीहत भी दी है कि वो किस तरह अपनी बयानबाजी करे, मगर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से अब बात कहीं ना कहीं बात हो रही है। लीडरान का पहले बात करें तो महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से बात हो रही थी, जब तक वो रिहा नहीं होगी आइंदा क्या लाहेअमल रहेगा उस पर अभी बात नहीं होगी। अब रिहा हो गई, क्या क्या कहना है आपका, क्या कुछ हो सकता है अब गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से? देखिए रऊफ, अगर हम बात करें महबूबा मुफ्ती की रिहाई का, तो रिहाई का खैर मकदम भी यूजुअली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो रीत रहती है, और वो कोडल भी होता है कि जो भी लीडर हो उसकी रिहाई का खैर मकदम किया जाता है, चाहे वो अपोजिशन से हो या। लेकिन इस रिहाई के बाद उसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये इंपॉर्टेंट सोचने की बात है। बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी जहां इस रिहाई का ऑफिशियल तौर पे खैर मकदम करी है, लेकिन जो सुबह सुबह जो महबूबा मुफ्ती का ऑडियो बयान जो आया है उसको लेके बीजेपी के हलकों में यूं कहें तो तूफान सा मचा हुआ है, क्योंकि बीजेपी हलके ये मान रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती का कोई भी कदम, उसका असर डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीजेपी की सियासत पर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि कल तक महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ, बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ थी, और फिर उसी बीजेपी वाली सरकार ने महबूबा मुफ्ती को हवा भी खिलाई जेल की, और सब कुछ महबूबा मुफ्ती को झेलना भी पड़ा। तो माना जा रहा है कि जहां कश्मीर में कई लोग ये भी कहते थे कि जम्मू कश्मीर की सियासत में बीजेपी को अगर कोई मुकाम मिला है तो वो महबूबा मुफ्ती या उनकी पार्टी पीडीपी की वजह से मिला है, वहीं बदले में महबूबा मुफ्ती को बीजेपी या क्या मिला, बीजेपी ने क्या दिया, वो भी लोगों के जो कहते हैं कि बाज़गश्त लोगों में है उसकी दूर से सुनाई दे रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद गुपकार डिक्लेरेशन पे क्या कुछ होगा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त की डिक्लेरेशन है, 4 अगस्त की शाम 7 बजे की डिक्लेरेशन, और इस डिक्लेरेशन में ये कहा तब गया था कि दफा 370 को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाएगा, सभी जमातों को मुत्हिद क्यों ना होना पड़े, वो भी तब फैसला किया गया था। लेकिन अब दफा 370 हटाया जा चुका है, 35 से खत्म किया जा चुका है। अब गुपकार डिक्लेरेशन के साथ साथ मुद्दा ये है कि बचाने की बात नहीं, अब वो ये जमातें क्या उसको वापस लाने के लिए इकदाम उठाएंगी या नहीं। लेकिन जहां तक हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले अगर हम एनालाइज करें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जब रिहा हुई, उनके लीडर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला रिहा हुए, तो इब्तदाई दिनों में लगता था कि कोई बड़ा फैसला ली गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और इवन के पार्लियामेंट के फ्लोर तक भी उनकी खामोशी दूर तक देखने को मिली। और जब उनसे बात की जाती थी तो वो महबूबा मुफ्ती की रिहाई का इंतज़ार कर रहे थे। तो साफ जाहिर है अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बहानाबाजी कहें या वो वाकई दिल से ये कहते हैं कि महबूबा मुफ्ती रिहा होगी तब कोई फैसला लिया जाएगा। तो अब महबूबा मुफ्ती रिहा हो चुके हैं, तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक बड़ी, यूं कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। और उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती के खुद के तेवर सुबह के ऑडियो मैसेज जो है, उनका जो ऑडियो जो उनका मैसेज आया है उससे साफ जाहिर हुआ है, जिसमें उन्होंने 4 अगस्त की 5 अगस्त की तारीख को ब्लैक डे कहा है। ब्लैक डे के साथ साथ उस हवाले से जो कुछ भी उन्होंने कहा है उसको देख के लगता है कि महबूबा मुफ्ती कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं, किसी भी हद तक जा सकती है। और उस हद में मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने ऑडियो क्लिप की बात की, एक तो ऑडियो क्लिप से हवाले से, क्योंकि जो 4 अगस्त को महबूबा मुफ्ती का या पीडीपी का स्टैंड था, क्या उसी स्टैंड पे ऐसा लग रहा है कि पीडीपी या महबूबा मुफ्ती कायम है अभी? और दूसरा कि जहां गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से बाकी जो पार्टी लीडरान जो बातें कर रहे थे कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि अब महबूबा मुफ्ती के बाहर आने से कोई उसमें पेशरफ्त हो सकती है? देखिए साफ जाहिर है, क्योंकि पेशरफ्त में सबसे बड़ी जमात यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। पेशरफ्त उन्हें करनी थी, उन्हें फ्रंट पेज पे आना था, लेकिन अब तक उनके पास एक मौका था या यूं कहें एक बहाना था कि महबूबा मुफ्ती या दूसरे लीडरान गिरफ्तार हैं, जब वो रिहा होंगे तब मिलजुल के फैसला लिया जाएगा। तो अब फैसले की घड़ी आन पड़ी है, खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, दो बड़ी जमातें। महबूबा मुफ्ती के तेवर सुबह हमने देख लिए थे। फारूक अब्दुल्ला चीन से लेकर दूसरे मुद्दों में 370 ढूंढ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला खामोश हैं, और पार्लियामेंट के फ्लोर में 3 MP जो कश्मीर के थे, जो जिन पे उम्मीदें थी कि वो कहीं न कहीं उस
प्लेटफार्म पे सवाल उठाएंगे, लेकिन कोई बात ना करने के बाद अब सबकी नज़रें इस सारे मुद्दे पे, गुपकार डिक्लेरेशन पे, इन सभी जमातों पे हैं। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा, हमें ये चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी, महबूबा मुफ्ती का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो एक क्राउड पुलर हैं और वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स खेलना जानती हैं। जब 90 में यहाँ एक तूफान बरपा था, उसमें पीडीपी का वजूद उभर के जब सामने आया तो लगता नहीं था कि पीडीपी पार्टी बनेगी, क्योंकि तब के हालात थे। लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने पॉलिटिक्स खेली, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की, उस पॉलिटिक्स में महबूबा मुफ्ती पीडीपी को एक बड़ी पार्टी के तौर पे, मुतबादिल के तौर पे सामने लाने में कामयाब हुई है। और आज भी अगर देखने की बात ये होगी कि महबूबा मुफ्ती जो आज सुबह तक के तेवरे या जो अभी तक के तेवरे, उनको देख के लगता है कि बहुत बड़ा फैसला या बहुत बड़े हालात जो हैं आने वाले वक्त में बदल सकते हैं। कश्मीर के विजा विज सेंट्रल स्टेट रिलेशंस होती हैं उसके, और खास तौर पे 370 और 35A के हवाले से। मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आते ही महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ही उनके स्पोक्स पर्सन ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक बात पहुंचाई कि महबूबा मुफ्ती आने वाले जुमा को यानी 16 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कुछ, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आपकी नज़र है इन मामला पे, क्या कुछ हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, किन बातों का खुलासा हो सकता है? देखिए, महबूबा मुफ्ती जेल रही हैं, जेल में उन्होंने पढ़ा होगा, उनको मौका मिला होगा क्योंकि खुद से, तो उस पढ़ाई का फ़ायदा वो ज़रूर लिया होगा। उन्होंने काफ़ी वहाँ पे जो नॉलेज है वो गेन की होगी। वो पहले ही पढ़ी लिखी हैं, वकील हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। लेकिन जेल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे गौर खौज करने को उनको टाइम मिलता है, अपनी सारा जो हम कहते हैं मुहासबा करने का मौका मिलता है। तो माना जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती के आज सुबह के तेवर जो थे उसमें शायद उन्होंने अपना मुहासबा किया है, सिचुएशन को गौर से देखा है, सिचुएशन को पढ़ा है, मॉनिटर किया है, पास्ट भी देखा है, फ्यूचर पे भी उनकी नज़र साफ जाहिर है जेल की इस तन्हाई में ज़रूर गई होगी। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जब शेख महमूद अब्दुल्ला जेल काट के बाहर आए 75 में, तो तब उनकी जो नज़र थी वो बहुत वास्ट नज़र थी, क्योंकि वो जेल में रहे थे तो जेल में उन्हें मौका मिला था अपने आप को परखने का, अपनी गलतियों का इहादा करने का, अपने पॉलिटिकल कैरियर में क्या कुछ हुआ वो सब समझने का। तो साफ जाहिर है 1 साल लगातार महबूबा मुफ्ती कैद में रही है, तो उसे 1 साल में उन्होंने गौर खौज किया होगा। आखिर में मैं जानना चाहूँगा, महबूबा मुफ्ती एक तो जेल से बाहर आई, फिर हाउस डिटेंशन से अब उनको छोड़ा गया है, मगर जो पार्टी की हालत है, कई पार्टी के बड़े लीडरान पार्टी से चले गए हैं, एक नई पार्टी वजूद में आई है जिसमें बेशतर लीडरान पीडीपी के हैं। तो कितना मुश्किल होगा महबूबा मुफ्ती के लिए अभी पार्टी को संभालना, पार्टी को ट्रैक पे लाना? देखिए, एक चीज़ हमें मानना पड़ेगा कि जो नई पार्टी उभर के आई है, अभी तक उसकी ज़मीन पे कहीं पे कोई हम कह सकते हैं कि वो साख नहीं है। और महबूबा मुफ्ती जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो जानती है वो खेलना, वो जानती है वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स करना, तो उसमें महबूबा मुफ्ती को कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती है, क्योंकि कश्मीर जो है ये इस तरह से पॉलिटिक्स में गिरा हुआ है कि यहाँ सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है। और चूँकि महबूबा मुफ्ती पहले से ही प्रो कश्मीर जो अपने सेंटिमेंट्स दिखा चुकी है, तो उस सारे के बीच में महबूबा मुफ्ती क्राउड पुलर तो है ही, उसके साथ साथ वो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स जो है करना जानती है। तो ये जो सारे उसके पास मौके हैं, हालात भी है, क्योंकि सब कुछ उसके सामने है, सिर्फ उनको एक सही दिशा या हम कहें तो सही मंजिल देने की ज़रूरत है। महबूबा मुफ्ती के लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं होगा रिवाइव करना, अपनी पार्टी को एक बड़े कैनवास पे लाना, बड़े प्लेटफार्म पे लाना। ये महबूबा मुफ्ती के लिए मौका भी है और उसके लिए मुश्किल भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके सामने इस वक्त मैदान खाली है। और जब मैदान खाली हो तो उस पर कोई भी शाहसवार नहीं, कोई भी घोड़सवार तो अपना घोड़ा दौड़ा सकता है। जब मैदान खाली हो तो महबूबा मुफ्ती के सामने इस वक्त मैदान खाली है, कोई ऐसा नहीं है जो उसके मुकाबले में इस वक्त है। हाँ, वो बाद की बात होगी। चलिए सनम, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात कर रहे थे महबूबा मुफ्ती की रिहाई के हवाले से, गुपकार डिक्लेरेशन के लिए आइंदा क्या लाहेमल होगा, इस हवाले से बात हो रही थी, और जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से और मरकजी सरकार के साथ जम्मू कश्मीर की कैसे रिलेशन रहेगा महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद, इस पूरे मामले पे हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ने बात की। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन के हवाले से। अब सरकार ने फैसला लिया है कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत के इलेक्शन होंगे। तकरीबन 15,000 के करीब जो पंच सरपंच या अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो वार्ड मेंबरान हैं उनके लिए इलेक्शन होना अभी तय है और अभी बाकी है। नोटिफिकेशन आनी है, इसके हवाले से
जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही है। कांग्रेस के रियासती सदर ने इस हवाले से बात की, उन्होंने कहा कि हर एक पार्टी को अब मैदान में आके इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरा, उन्हें डोमिसाइल लॉ के हवाले से भी बात की, उन्होंने कहा कि उनको खदशा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के जरिए बाहर के लोगों को यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इन बातों का खुलासा किया। और क्या कहना है गुलाम अहमद मीर का, हम आपकी नजर करते हैं। आज मेरी भी इच्छा है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर की म्यूनिसिपल चुनाव में जहां पार्टी बेस पर चुनाव होना है उनको हिस्सा लेना चाहिए। वही एक तरीका है कि हम इन कम्युनल फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से बाहर रख सकें, वरना अगर ये लोग बाइकाट करके उन जगहों को फिलअप वो करेंगे तो फिर वो कल कसूर उन पार्टियों का है जो उसमें खुद का रोल नहीं करेंगे। दूसरी बात मुझे जो उसमें कहनी, जो मुझे भी रास्ते में पता चला, अभी मेरे पास ऑथेंटिकेटेड नहीं है, कहते अभी एक दिन पहले होम मिनिस्ट्री ने म्यूनिसिपल एक्ट 2000 में अमेंडमेंट लाई है, जिस तरह से ये रोज चोर दरवाजे करते हैं, उसमें कोई जो पहले होता था मुस्तकिल बाशिंदे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अब उन्होंने जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिली हो वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। दैट मीन्स अगर एक लेयर चुनाव में उन्होंने नॉन रेजिडेंट जम्मू कश्मीर वालों को हिस्सेदारी यकीनी बनाई तो ये बहुत बड़ा खतरनाक सिग्नल होगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। डोमिसाइल लॉ के जरिए मुख्तलिफ बाहर के मुख्तलिफ लोगों को यहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा सकता है। इन खदशात का इजहार किया गुलाम अहमद मीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। उनका कहना है अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो गैर कानूनी है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें लोग कर रहे हैं कि तामीर व तरक्की कहीं हो नहीं रही है और लोग जो है वो बेसिक ज़रूरियात से महरूम है। ये आए रोज़ शिकायतें रहती है और गुलिस्तान न्यूज़ की भी यही कोशिश रही है कि लोगों के मसाइल को हाईलाइट करे, लोगों के मसाइल को उजागर करे ताकि राहत मिले लोगों को इन मुश्किलात से। हमारी बार बार ये कोशिश है, हमारे हर एक ज़िले के जो हमारे नुमाइंदे हैं वो इन जो हालात को उजागर करने में एक कलीबी रोल अदा कर रहे हैं। हम लाइन ऑफ कंट्रोल की आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, मछल सेक्टर के हवाले से बात करेंगे, वहाँ के लोगों के मुश्किलात के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथी कुपवारा से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे साथी साहिल शमीम मछल के इलाके में गए थे और वहाँ लोगों की उन्होंने शिकायत सुनी, वहाँ लोगों की उन्होंने ग्रीवेंसेस सुनी कि इलाके में लोगों को किस तरह की मुश्किलात है। वहाँ के लोग जो बेसिक सहूलियात है उनसे महरूम है, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों से अभी भी वहाँ के लोग महरूम हैं। वहाँ के लोगों ने हमारे साथी से बात की, क्या कहना है मछल सेक्टर के लोगों का, हम आपकी नज़र करते हैं। सर, मेरा नाम है हबीबुल्लाह हरई, मैं सरपंच हल्का मिचल का हूँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस दूर दराज इलाके में आए हो। तो मेरी कहने का मतलब यही है कि मैंने बार बार भी कहा है कि ये जो ये मिचल है एक दूर दराज फार फरंग एरिया है, पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर अभी तक किसी ने ध्यान भी नहीं दी। मैं आपकी वसालत से गवर्नमेंट को, अपने इंतज़ामिया को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी बर्फबारी होने वाली है। चंद दिनों में 7-8 फुट यहाँ पर बर्फ़ रहती है। यहाँ पे चाहे हालत की अगर मैं बात करूँ, बिजली की बात करूँ, मोबाइल टावर की बात करूँ या कोई और मामला हो जो इंसान के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, यहाँ पे हालत की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे विंटर में हमारी अगर कोई हावला औरत होगा उसको हमें स्टीचर पर ले जाना पड़ता है, कला रूस या जड़गली या श्रीनगर। अगर उसकी ठीक हुई तो वो पूछ जाता है, अगर तो उसकी मौत वाक़ा होती है। पर हम खड़े हैं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ज़िला कुपवारा से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक्त आपने देखा कि इनके कैसे मुश्किलात है। ये सरपंचों ने यहाँ पे आकर बयान दिए हैं कि इनके कितने सारे मुश्किलात हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि कब ज़िला इंतज़ामिया होश में आ जाएगी और उनके मुश्किलात का अजाला कर सकेगी। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, मछल, कुपवारा। चलिए, आपने बात सुनी। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इलाके के 5 सरपंच हैं, उन्होंने भी बात की और उन्होंने मुश्किलात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उनके साथ कि वो वादे मुकम्मल नहीं हुए, वो वादे पूरे नहीं हुए और वो लोग अभी भी मुश्किलात के शिकार है। पानी नहीं है, सड़कें खस्ता है, उनको बिजली का कोई वहाँ पे बेहतर निज़ाम नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने सरकार से कहा कि जब उनको इलेक्शंस में लाया गया था तो उनके साथ वादे किए गए थे कि मुश्किलात लोगों के हल किए जाएंगे इन नुमाइंदों के ज़रिए जो अभी तक
नहीं हो पाए हैं। चलिए, इधर सुल्तानपुरा कंडी बारामूला के लोगों ने भी शिकायत की और उनके मुश्किलात के हवाले से उन्होंने बात की। वहां पे भी लोगों को मुश्किलात हैं और जो बेसिक ज़रूरियत लोगों को मिलनी चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिल रही है। सड़कें खस्ता है, पीने के पानी के लिए उनको मुश्किलात है, बिजली का नाक़िस इंतज़ाम वहाँ पे है, तार पोल जो है वो खस्ता हो चुकी हैं। तो उन्होंने भी सरकार से इल्ज़ाम सरकार पे लगाया कि कई सालों से लोगों को मुश्किलात है मगर सरकार इजाला नहीं करती है। वहाँ के लोगों ने हमारे साथी इरशाद अहमद से बात की, क्या कहना है वहाँ के लोगों का, हम आपकी नज़र करते हैं। मैं गांव ददबू का रहने वाला हूं। पहले तो हम शुक्रगुजार है आप लोगों का गुलिस्तान न्यूज़ का। गुलिस्तान जहां पे भी हम उनके शुक्रगुजार है कि बुलाने के बगैर ये यहाँ हमारे इलाके में आए जहां खुदा के सिवा कोई आता नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो कोई फैसिलिटीज़ हमें है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। अभी आप ये थोड़ा सा रोड इनको दिखा दीजिए, हमारा जो रोड है पूरा खस्ता हाल है। अगर अच्छा बंदा भी गाड़ी में बैठेगा तो घर तक पहुंचने में उसको डिस्क हो जाती है, कम से कम 3। ऐसे हमारे रोडों की हालत है। तो हम गवर्नमेंट से ये नहीं मांगते कि हमारे घर में राशन दे दो, हमारे घर में पानी दे दो, नहीं, हम वो खुद कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, मजदूरी करके हम वो अपना करेंगे। बट जो हमारी यहाँ गवर्नमेंट के अंडर फैसिलिटीज़ है, जैसे पानी है, रोड है, बिजली है। बिजली का अगर हमारा फीस देखोगे तो बहुत ज़्यादा फीस है हमारा भी, 350 ऊपर हमारा फीस ही है बिजली का। लेकिन बिजली तो कभी कभार रहती है। पानी देखोगे तो पानी भी उतना खास कुछ है ही नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम उनसे यही अपील करते हैं, अपने घर को तो हम खुद देख लेंगे, मजदूरी करेंगे, नौकरी नहीं मांगते हैं, हम कुछ भी कर लेंगे, घर को तो चला लेंगे, बट जो हमारे रोड है, फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के अंडर, वो थोड़ा सा करके दे। चलिए नाज़रीन, चलते चलते अब 11वीं जमात के तलबात के हवाले से आए रोज़ एहतिजाज होते रहते हैं और तलबा जो है वो मास प्रमोशन के हवाले से डिमांड कर रहे हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने क्लियर किया है कि 11वीं जमात के तलबा व तलबात के लिए कोई मास प्रमोशन का प्रोग्राम नहीं है, उनको एग्ज़ाम में बैठना है और एग्ज़ाम देना है। इस हवाले से तैयारियां की जा रही है। एहतिजाज करने से कोई फ़ायदा उनको नहीं मिल सकता है। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।